केमिस्ट्री के क्यूट से चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं। और इसमें एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन ने आज गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। और अपन देखेंगे कि बोर्ड लेवल और पीएमटी आईआईटी जैसे कंपटीशन में इसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं। और आपको पहले ही बता देते हैं कि जो बोर्ड लेवल और अच्छे कंपटीशन में शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया से 99% क्वेश्चन आ जाते हैं। आप देख लीजिए, बोर्ड की बुक देख लीजिए या जो पीएमटी आईआईटी की जो सीट है उनमें आप देख लीजिए। तो अपन आज अध्ययन करने वाले हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले अपन एक रिएक्शन लिखते हैं। मान लीजिए ए अभिकारक यहां पर उत्पाद का निर्माण करता है, यही अभिक्रिया बेसिकली आपको मिलेगी। तो इसमें अपने वेग समीकरण लगाते हैं पहले, क्योंकि वेग समीकरण क्यों लगाएंगे, क्योंकि वेग समीकरण के आधार पर ही अपन कोटि का डिसाइडेशन करते हैं। अपन ने बोला था कि वेग नियम समीकरण में सांद्रताओं की घातांकों का योग ही कोटि कहलाता है। तो अपन यहां पर लगाते हैं कि वेग आर समानुपाती अभिकारक की सांद्रता, और यहां पर जो अभिकारक है इसके अपन कोटि कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे, क्योंकि प्रथम कोटि की अपन बात करें तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। जैसे ही अपन इसके समानुपाती के साइन को हटाते तो ये कांस्टेंट क्या आता है, और यहां पर ये इसकी कंसंट्रेशन यानी कि अभिकारक की कंसंट्रेशन यहां पर होगी। इसको अपन बोलते हैं वेग नियम समीकरण या वेग व्यंजक के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे देखिए कि यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी इसका वेग भी बढ़ता है, और आप देखिए जैसे जैसे इसकी सांद्रता घटती जाती है इसका वेग भी घटता जाता है। तो इसके मध्य अपन ग्राफ की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ आता है। ये देखिए यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं और यहाँ पे जो इसका वेग अपन मान लेते हैं। तो इसमें किस प्रकार का संबंध है, समानुपाती का है, तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ प्राप्त होता है। जबकि अपन ने शून्य कोटि में क्या दिखा था, देखिए शून्य कोटि की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो ये थी कि r इक्वल टू के और एक की घातांक 0 थी। तो यहाँ पर r बराबर किसके था, वेग नियतांक के बराबर था। यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग है वह अभिकारक की सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं है। तो इसमें क्या ग्राफ आया था आपने पीछे पढ़ा होगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखिए ये इसकी सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं है, शून्य कोटि के लिए ये है, जबकि प्रथम कोटि के लिए इस प्रकार का ग्राफ आता है। जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है इसका वेग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और इसके साथ ही घटेगा। तो ये समीकरण आपको ये ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं। कई बार बोर्ड्स और कंपटीशन में इससे भी ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए अपन यहां पर बात करते हैं कि हमने एक और वेग या दर का अपन ने सूत्र पढ़ा था, वो क्या था, अपन यदि इसके अभिकारक के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, या अपने तात्क्षणिक वेग में पढ़ा था। और यदि अपन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो डीपी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो एलएचएस पार्ट है वो क्या है, बराबर है, और जिसका एक भाग समीकरण में बराबर होता है तो अपन समीकरणों को बराबर कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के, और एक की घातांक कितनी है, 1 है। अब देखिए मैं इसकी जो कंसंट्रेशन इसको इस साइड में लेके आता हूं तो ये माइनस डी ए अपॉन ए की सांद्रता, और ये हो जाएगा के डी टी। अब यहां पे आप थोड़ा सा देखिए कि हमारे पास t इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी A0, यानी कि 0 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि समय अपन ने t सेकेंड लिया है तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी AT। तो यहाँ पे अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा
और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है, तो ये इंटीग्रेशन इसने हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे कि 0 सेकंड पे a0 है, तो यहाँ पे जो समय है इसकी 0 सेकंड कर देते हैं, और यहाँ पे a0 जैसे t सेकंड किया है तो इसकी कंसंट्रेशन 80 हो गई है, तो ये t सेकंड पे 80 हो गई है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं और यहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। देखिए आपको इस प्रकार का दिया जाए DA/A, तो क्या करेंगे आप करेंगे ln A, और अपने जानते हैं कि ln क्या होता है 2.303 log की बेस 10, ये भी अपन जानते हैं। तो यहाँ पे जो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन हो जाएगा ln A, और इसकी लिमिट क्या है a0 और यहाँ पे 80, और यहाँ पे इस माइनस को मैं एक साइड में लेकर आता हूं, तो ये साइन इस साइड में आ गया, और dt का समाकलन होता है t, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से t। अब इसको मैं इस साइड में करता हूं सोल्व, तो आप देखिए मैं इसको इस साइड में लेकर आता हूं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं ln 80 माइनस ln a0, और ये हो जाएगा इक्वल टू k और t माइनस 0, तो ये हो गया ln 80 माइनस ln a0 इक्वल टू माइनस क्या t। अब देखिए मैं इस माइनस वाले को इस साइड में लेके जाता हूं, तो ये ln 80 इक्वल टू माइनस kt, और यहां पर जो माइनस इस साइड में जाती है प्लस में हो गया प्लस ln 0। तो आप इसको देखिए, ये समीकरण हमारे पास आ चुकी है, और ln की वैल्यू मैं यहां से रखता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 2.303 log की बेस 10 और ये 80 इक्वल टू माइनस kt, और यहां पर ये हो जाएगा प्लस 2.303 log की बेस 10 a0। अब यहाँ पे देखिए सभी में मैं 2.30 का 3 का भाग देता हूं, इसमें भी इसका मैंने भाग दे दिया है, इसमें भी मैंने 2.303 का भाग दिया है, और इसमें भी 2.303 का इसमें भाग दिया। तो देखिए ये वैल्यू तो हमारी कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास क्या आ गया log की बेस 10 80 इक्वल टू, और ये माइनस kt और 2.303 और प्लस log a0। तो ये हमारी मेन इंपोर्टेंट समीकरण आ चुकी है। तो ये इस समीकरण का पहला रूप है, लेकिन याद रखिए इस समीकरण से आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, जिस समीकरण से न्यूमेरिकल करने होंगे वो समीकरण इसके जस्ट बाद में आने वाली है। अब देखिए अपने जो लोग 80 के बीच में तथा यहाँ पे जो समय है इसके मध्य अपन ग्राफ आरेखित करते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये तो किसके बराबर है, ये तो इसका अंतःखंड हो गया है, और यहाँ पे जो x अक्ष पे क्या है ये t है, और जो ये वैल्यू हमारी है माइनस k अपॉन टी, ये क्या है, ये इसका ढाल है। तो इसमें अपन ग्राफ डिनोट करते हैं, इसको आप पोज करके उतार लीजिए। अब देखिए अपने ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ हो गया लोग लोग 80, और यहाँ पे ये टाइम यानी कि समय में ग्राफ है। तो आप देखेंगे कि इसका डाल कैसा है, डाल नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी अपने माइनस लगा दिया है, तो देखिए डाल नेगेटिव आ रहा है, तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा। और ये डाल यानी कि tan थीटा यानी कि ये ढाल है, और स्लोप इक्वल टू क्या हो गया है माइनस k अपॉन 2.303, ये तो इसका ढाल आ चुका है। और यहाँ पे जो इसका अंतःखंड है ये यहां से लेकर यहां तक, ये अंतःखंड हो गया log a0,
तो ये अंतःगण हो गया है log a0, और ये हमारी समीकरण किसकी है, ये स्ट्रेट लाइन की यानी कि सरल रेखा की समीकरण है। इसमें हमें आसानी से पता लग चुका है कि यहां पर इसके मध्य ग्राफ के साथ है। देखिए ये तो हमारा किसका ग्राफ है, ये तो प्रथम कोटि का ग्राफ है, और अपन ने पीछे शून्य कोटि में क्या पढ़ा था, वहां पे ग्राफ किसके मध्य था, वहां पे टी समय पे सांद्रता और समय के मध्य था। तो ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे तो लोग 80 वर्सेज समय के मध्य है, और यहाँ पे 80 वर्सेज टाइम के मध्य है। यहाँ पे देखिए लोग लगा हुआ है और यहाँ पे ओनली 80 लगा हुआ है, तो ये शून्य कोटि का ग्राफ था। तो ये इनके ग्राफ हो चुके हैं। अब देखिए अपन इसमें अर्ध आयुकाल देखते हैं कि अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं। तो यहां पर ये समीकरण हमारे पास आ गई है। अब इस समीकरण को थोड़ा और अपन इसको अरेंज करते हैं। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीखिए। यहां पे देखिए ये समीकरण में यहां पे लिखता हूं log ए टी इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, और यहाँ पे प्लस log a0। इसको मैं इस साइड में लेके आता हूं, तो यहाँ पे देखिए इसको तो मैं इस साइड में लेके जा रहा हूं और इसको इस साइड में लेके जा रहा हूं, इस वैल्यू को इस साइड में और इस वैल्यू को इस साइड में लेके जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा log, ये होता है के अपॉन 2.303, और ये हो जाएगा log a0 माइनस log a t। और अपन जानते हैं कि यहाँ पे log माइनस में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा log a0 अपॉन a t, और यहां पर इस वैल्यू को मैं इस साइड में भेजता हूं, यानी कि के टी अपॉन 2.303। अब देखिए यहां पर हमें तो ये जो टाइम है, टाइम के पदों में अब अपन को निकालना है, या अपन कांस्टेंट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 1 अपॉन 2.303, और यहां पे आ जाएगा के, और के आप जानते हैं वेग कांस्टेंट होता है। तो इस समीकरण से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इसको आप 2-3 बार लिख लिख के याद कीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकते हैं। A0 यहाँ पे क्या है, आप देखिए जो इसकी प्रारंभिक कंसंट्रेशन है वो है, यानी कि T इक्वल टू 0 पर है, और यहाँ पे जो 80 है ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, यानी कि जो शेष सांद्रता इसकी है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अपन कैसे निकालते हैं। तो यहां पे अपन लिखेंगे कि टी हाफ की बात करते हैं, और टी हाफ का मीनिंग क्या है कि वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आदि होने में जो समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। यानी कि इसका मीनिंग ये हो गया, ये तो अर्ध आयुकाल है, ये मतलब है कि 80 इक्वल टू a0.2, यानी कि वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आदि होने में लिया गया समय प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। अब यहां पे आप देखिए जो 80 की वैल्यू है वो मैं इस जगह पुट करता हूं, तो हमारे पास क्या समीकरण आता है। इससे पहले अपन अर्ध आयुकाल की परिभाषा देख लेते हैं। तो ये अपन अर्ध आयुकाल के बारे में देखते हैं। टी हाफ इसको बोला जाता है अर्ध आयुकाल, यानी कि वह समय जिसमें
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में लगा समय ही टी हाफ कहलाता है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। अब देखिए इसको रटना नहीं है, और भी मैं एक दो एग्जांपल लेके यहाँ पे बात दूंगा। देखिए यदि आपको ये पूछ रहा है कि टी 1/4, तो आप क्या क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि प्रारंभिक अभिकारक की 1/4 होने में लिया गया समय। यदि आपको ये बोल रहा है कि टी 1/5, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रारंभिक अभिकारक की 1/5 होने में लिया गया समय। इसी तरह आपको ये पूछ रहा है कि टी 3/4, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रारंभिक अभिकारक की 3/4 होने में लिया गया समय, यानी 3/4, तो यहाँ पे 3/4 किया अपने। तो ये इसका बेसिकली मीनिंग होता है। अब देखिए ये वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास अर्धायुकाल का समाकलित वेग समीकरण के रूप में क्या सूत्र आता है। तो ये सूत्र हमारे पास ये आ गया कि t इक्वल टू 2.303 और यहाँ पे के log A0/80, और इसकी 80 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है A0/2। ये वैल्यू अपन जैसे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए ये अर्धायुकाल के लिए है, तो अपन इसको क्या कर देंगे टी हाफ, और यहाँ पे 2.303 के और log A0, और इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं A0/2, तो ये 2 पर आ जाएगा, तो ये A0 से A0 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 के। और जैसे अपन log 2 को सोल्व करेंगे तो अपन जानते हैं 0.30 होता है, तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि log 2 इक्वल टू 0.3010 होती है। तो ये अपन वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 0.3010, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जैसे ही सोल्व करेंगे 0.693 के, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ चुका है। अब आप इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें यहां से मिला है कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसका अर्धायुकाल है, इसकी सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 0.693 ये भी क्या कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो के ये भी वेग स्थिरांक ये भी कांस्टेंट है। तो नोट में पॉइंट हमें यह लिखना है, यहां पे लिख देते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, यहां पे इसको लिख देते हैं कि नोट में क्या लिखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टी हाफ है ये सांद्रता यहाँ पे है ही नहीं, तो इस पे डिपेंड ही नहीं करा है। तो अपन टी हाफ और इसकी कंसंट्रेशन में अपन ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ आता है। देखिए ये जो टी हाफ है ये इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं है, ये कंसंट्रेशन बढ़े या घटे तो ये टी हाफ क्या है कांस्टेंट है। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण के विभिन्न इसके फॉर्मूले देखे, अपन ने जो कंसंट्रेशन और समय के मध्य ग्राफ भी देखे, और यहाँ पे जो अर्धायुकाल है और इसकी कंसंट्रेशन इसके बीच में भी अपन ने ग्राफ देखे। तो इसको आप पढ़िए, मस्त रहिए।
और इसमें अपन आगे अगली कक्षा में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ओके।